नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हमने एक नई श्रृंखला शुरू की है एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले भूगोल विषय को लेकर चल रहे हैं। भूगोल विषय में भी मैंने सबसे पहले कक्षा 6 की एनसीईआरटी से हमने शुरू किया है। तो जैसा कि आपको पता है चैप्टर 1 हम इसका पढ़ चुके हैं, वो वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख के आए हैं। हम एनसीईआरटी क्यों पढ़ते हैं? देखिए, कंटेंट की दृष्टि से जहां एनसीईआरटी रिच है, वैसे ही उसके समझाने की क्षमता है ना, मतलब उसमें जो चीजें लिखी गई हैं इस आसान तरीके से लिखी गई हैं कि आपको चीजें सरलता से समझ में आ सकें, आपको चीजें सरलता से समझाई जा सके। एक कहानी के माध्यम से वो चीजों को समझाती है। तो इसी क्रम में हम 6 क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ ही चुके हैं कि पृथ्वी हमारी गोलाकार नहीं है। गोलाकार नहीं है, कैसी है? पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार है जियोइड या पृथ्व्याकार या भू आभ, है ना। तो ये कैसा आकार है? आप एक कल्पना कर सकते हैं, एक मार्केट में वो दबाने वाली गेंद टाइप से मिलती है, उसको लीजिए और ऐसे करके सिरों से ऐसे हल्का सा दबाइए तो आपको महसूस होगा कि उसकी आकृति क्या रहेगी, गोलाकार न रह के हल्की सी ध्रुवों से चपटी हुई और साइडों से वो थोड़ी सी फैल जाएगी। उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी है, ध्रुवों से हल्की चपटी हुई और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर हल्की सी फैली हुई। अब ये भूमध्य रेखा क्या बला है, ये क्या नया चीज है, इसको हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। ठीक है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर, ध्रुव क्या है, जो टॉप पॉइंट है, उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कैसी दिखती होगी? हमने कल्पना कर ली है। किससे कर ली है? मार्केट में जो दबाने वाली गेंद मिलती है उससे कर ली है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघुत्तम रूपों में से एक है, वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब कैसा होता है? ये देखिए, मेरे पास यहां एक ग्लोब है, ये ऐसा एक ग्लोब रहेगा, ऐसा यहां दिखाया गया है। ये किस लिए है? ये अभी आपको ये समझाने के लिए है कि पृथ्वी कैसे गति करती है, क्या करती है। जैसे जैसे इस चैप्टर में चीजें आएंगी हम इसकी भी मदद से बहुत सारी चीजों को समझेंगे। ठीक है, ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब हो सकते हैं, मतलब इसमें इन्होंने ग्लोबों की बात की है कि ग्लोब बहुत सारे हो सकते हैं, बड़ा ग्लोब, छोटा ग्लोब, कुछ आजकल नए गुब्बारे टाइप वाले ग्लोब आ गए हैं, उनको आप फुला के एकदम शेप दे दीजिए, फिर उसको वो अपनी मतलब उसको आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। अब जो मैंने अभी आपको दिखाया उतना बड़ा डब्बा उतनी आसानी से कहीं ले जाया नहीं जा सकता है, तो वही ये बात कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब मान लीजिए ये मेरा ग्लोब है, ये मेरी पूरी पृथ्वी है। अब मेरी पृथ्वी, ये आप देख पा रहे होंगे, ये एशिया में, ये लगभग हमारा भारत पड़ता है। अब मैं इस भारत को कहूं कि इस गोले पर, इस ग्लोब पे कहां है? इस भारत को ग्लोब पर दर्शाने के लिए हमने क्या किया है, कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची हैं, कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची हैं। उन काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं काल्पनिक रेखाओं को, उन्हीं इमेजिनरी लाइंस को हम कहते हैं अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। सर कौन सा लैटिट्यूड होता है, कौन सा लॉन्गिट्यूड होता है? बहुत सरल है। कैसे सरल है? देखो, हमने एक ग्लोब माना, ये ग्लोब है, इस पे जो लेटी हुई रेखाएं हैं वो लैटिट्यूड हैं, जो क्षैतिज हैं, जो लेटी हुई रेखाएं हैं वो लैटिट्यूड हैं। मतलब जो क्षैतिज रेखाएं हैं वो अक्षांश हैं, या अंग्रेजी में याद करना सरल है, लेटी हुई रेखाएं हैं, लैटिट्यूड हैं। और जो लंबी लंबी रेखाएं हैं ना, जो इस तरीके से ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं लंबी लंबी, वो लॉन्ग हैं, लंबी हैं, इसलिए वो क्या है? लॉन्गिट्यूड है ना, इसलिए वो देशांतर है। तो अंग्रेजी में याद करना थोड़ा सरल जाता है कि लेटी हुई रेखाएं लैटिट्यूड और लंबी लंबी लॉन्ग रेखाएं क्या है? लॉन्गिट्यूड हैं। या जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं उनको देशांतर कहते हैं, और जो क्षैतिज रेखाएं हैं उनको हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, यही ये बात करें। अब यह प्रश्न उठता है कि इस धरती पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है? इसके लिए हमने कुछ बिंदुओं को, कुछ रेखाओं की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। आप समझने के लिए समझिए, देखिए, ये पृथ्वी मेरी ऐसी सीधी भी हो सकती थी, ये पृथ्वी मेरी ऐसी सीधी भी, लेकिन आप देख पा रहे हैं जैसे ये वाली जो सुई है, ये जो इसमें अंदर घुसी हुई है, जिसके कारण ये हल्की झुकी हुई सी प्रतीत हो रही है अपने अक्ष पर, तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अक्ष।
किसका अक्ष? पृथ्वी का अक्ष। यह भी एक काल्पनिक रेखा है, यह कोई ऐसी वास्तविक रेखा नहीं है, यह पृथ्वी के झुकाव की वजह से हमने इसको एक रेखा मान रखा है। ठीक है, ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर यह गुजरती है उसको उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब देखो ये रेखा यहां से ये अक्ष है, ये यहां से अक्ष झुका हुआ है, तो ये कौन सा होगा? ऊपर वाला होगा उत्तरी ध्रुव और ये नीचे वाला जो होगा ये होगा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो जिन दो बिंदुओं से होकर यह अक्ष, काल्पनिक अक्ष को हम मान रहे हैं जो गुजर रही है, उसको ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव कहते हैं और नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ग्लोब के इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब घुमाया जा सकता है। याद रखना, जो पृथ्वी हमारी घूम रही है वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन घूम रही है, पॉइंट टू बी हाईलाइटेड, मतलब इस पॉइंट को अपनी बुक में हाईलाइट कर लीजिए। किताब पढ़ने का तरीका मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं। मेरी वीडियो के साथ आप बुक लेके बैठिए और जिस जिस पॉइंट को मैं हाईलाइट करा रहा हूं वो पॉइंट हाईलाइट करिए। क्या फायदा रहेगा? जब आप इसका रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको पूरा पोथा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही इस कक्षा को दोबारा देखने की जरूरत है। एक बार में अच्छी तरह से समझ लीजिए, उसको रिवाइज करते रहिए। किन पॉइंट्स को रिवाइज करते रहिए? जो चीजें मैं हाईलाइट करा रहा हूं, कॉन्सेप्ट में समझा ही रहा हूं। ठीक है, तो पश्चिम से पूरब सर कैसे घूमना होगा? पश्चिम से पूरब घूमने का मतलब क्या हो गया? देखो ये मेरी पृथ्वी है, ये मेरी पृथ्वी है। पश्चिम से पूरब घूमने का मतलब है, देखो या तो ये इस तरीके से घूमेगी, थोड़ा हल्के घूम के देखते हैं, या तो इस तरीके से या इस तरीके से घूमेगी, इस तरीके। तो पश्चिम से पूरब घूमने का मतलब है इस तरीके से घूमना पृथ्वी का। संभवतः आप देख पा रहे होंगे ऐसे पश्चिम से पूरब की साइड पृथ्वी मेरी ये घूम रही है। ठीक है, तो इसको कहते हैं पश्चिम से पूरब घूमना। तो पृथ्वी के घूमने की दिशा भी आप याद रखिए, ये आपसे पूछी जा सकती है, पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रहे कि इन दोनों में एक अंतर है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है। यही बात हम कह रहे थे कि अक्ष क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। तो अक्ष क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। इस पॉइंट को भी आप दिमाग में रखेंगे। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। वो कौन सी अन्य काल्पनिक रेखा है? इसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं, या इसको हम क्या कहेंगे? विषुवत रेखा कहेंगे, इसको हम विषुवत वृत्त कहेंगे। ठीक है, ये तो एक काल्पनिक रेखा हो गई है। अब दूसरी दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी हो गई? ये शायद आपको दिख रहा हो, ये रेड कलर की एक बड़ी सी लाइन है, रेड कलर की एक बड़ी सी लाइन है ना। ये इस ग्लोब को पूरा चारों तरफ वृत्त खिंचा हुआ है, इसीलिए इसको विषुवत वृत्त कह रहे हैं। विषुवत वृत्त क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कोई एक तरफ एक सरफेस पे लाइन खिंची हुई नहीं है, इस पूरे ग्लोब पे ऐसे बीच में से होती हुई पूरी लाइन खिंची हुई है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? विषुवत वृत्त कह रहे हैं। ये दो बराबर भागों में बांट रहा है क्योंकि ये बीच में से है दो बराबर। अब जब इसको दो बराबर भागों में बांटेगा तो ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, गोलार्ध मतलब गोले का आधा भाग। तो ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध। तो कौन सा वृत्त दो भागों में बांट रहा है? विषुवत वृत्त। वृत्त क्यों कह रहे हैं? आपको समझ में आना चाहिए, चारों तरफ खिंचा हुआ एक गोला है, इसलिए इसको वृत्त कह रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों बराबर आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। ये सब रेखाएं काल्पनिक हैं। पृथ्वी पर वास्तव में इस प्रकार की कोई रेखा नहीं है। ये सब हम शैतान मनुष्यों ने अपने भले के लिए, अपने सुविधा के लिए इस प्रकार की रेखाओं को इमेजिन कर रखा है। ठीक है, अब यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। देखो कैसे समांतर वृत्त? जैसे ये वाला जो गोल वृत्त खिंच गया, इसी प्रकार 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे ही ऊपर तक खींचते चले जाएंगे और यहां आके लास्ट में एक पॉइंट होगा। आप समझते चलिए, ये वृत्त सबसे बड़ा होगा। ये जो विषुवत वृत्त मैंने खींचा है या जो इस ग्लोब पे खिंचा हुआ है रेड कलर से, शायद आपको कैमरे में विजिबल हो रहा हो, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं, ये जो वृत्त खिंचा हुआ है ये विषुवत वृत्त सबसे बड़ा वृत्त है। इसके ऊपर जब कोई वृत्त खिंचेगा तो क्या होगा? वो छोटे होते चले जाएंगे और लास्ट में आके यहां कोई वृत्त ना होके इस पे क्या होगा? एक पॉइंट होगा, है ना। तो 90 डिग्री अक्षांश जो होगा वो अक्षांश वृत्त ना होकर क्या होगा? अक्षांश वृत्त ना होकर एक बिंदु होगा। यहां 90 डिग्री उत्तरी भी और 90 डिग्री दक्षिणी भी। ठीक है, अक्षांश वृत्त ना होकर एक बिंदु होगा।
ठीक है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। इसको हम जो बीच में हमने खींचा है इसको हम 0 डिग्री मानते हैं। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच तक की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप 360 का 1/4 यानी 90 अंश होगा। ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि हमने जो ये विषुवत वृत्त खींचा है ना, जो हमने ये बीच में पृथ्वी को 2 भागों में बांटा है। अब आप इमेजिन करिए ऐसे कोई लाइन जाए, यहां से जाए और ऐसे करके पूरा वापस आके पूरा गोला घूमे, तो ये 360 डिग्री होता है एक गोला। मैथमेटिक्स की बात है, आपको पता होगी। अब लेकिन ये यहां से सिर्फ यहां तक आया, अगर घूम के पीछे भी यहां तक आता तब आधा गोला होता। यहां से सिर्फ यहां तक का हिस्सा चौथाई हिस्सा है, चौथाई हिस्सा है, तो 360 डिग्री का चौथाई कितना होगा? 90। इसीलिए यहां से लेके यहां तक 90 डिग्री अक्षांश तक ही रेखाएं पहुंच पाती हैं, है ना। क्योंकि पीछे खींचेंगे क्या? पीछे नहीं खींचेंगे, क्योंकि ये हम पूरा एक वृत्त बना रहे हैं तो वो खुद ही पीछे पूरा घूम के आ रहा है। तो यहां से यहां तक 90 डिग्री तक अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है। यही बात ये बता रहे हैं। इसी प्रकार अब 90 डिग्री ऊपर होगा तो उन सारे अक्षांश को क्या कहेंगे? हम उत्तरी अक्षांश। और 90 डिग्री उस विषुवत वृत्त से नीचे की तरफ होगा, उसको क्या कहेंगे? दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। यही इसमें भी खींच के बताया गया है, ठीक है। अब ये कन्या पीछे कुछ कहना चाह रही थी। ये क्या कहना चाह रही है? आप अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप के क्या कर सकते हैं? अपनी अक्षांशीय स्थिति का पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं, ध्रुव तारा मुझे वहां दिख रहा है, तो ये जो कोण होगा ना, ये जो कोण आएगा, वो कोण क्या बताएगा? वो कोण बताएगा मेरी अक्षांश की स्थिति की, मैं किस अक्षांश पे खड़ा हूं। लगभग उतने ही डिग्री अक्षांश पे हम होते हैं, है ना। ये एक कॉन्सेप्चुअल बात है, आप ध्यान में रख सकते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और दक्षिण वालों को दक्षिणी अक्षांश, हमने देख लिया। इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा भी लिखी रहती है। जैसे हम कोई लिखते हैं ना कि इसका ये कहां है, तो हम लिखते हैं कि ये चीज कहां है, ये चीज 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, हम ऐसे लिख देते हैं। तो इसका क्या मतलब है? उत्तरी अक्षांश उसके साथ जुड़ा रहेगा, हमें पता रहेगा कि वो चीज मान लीजिए 10 डिग्री तो दक्षिण में भी होगा। भाई ये जब विषुवत वृत्त है तो एक 10 डिग्री अगर रेखा ऊपर होगी तो 10 डिग्री रेखा नीचे भी होगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सी डिग्री, कौन सी चीज 10 डिग्री उत्तर पे है, कौन सी डिग्री 10 डिग्री दक्षिण पे है? तो हम क्या करते हैं, उसके साथ दिशा का भी ज्ञान लिखते हैं। यही बात ये कह रहे हैं कि जैसे क्या है, महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर है एवं ब्राजील का कौन सा शहर है, बेलो होरिजोंटो है, एक ही अक्षांश पे है। ब्राजील लगभग यहां पड़ेगा और महाराष्ट्र का चंद्रपुर लगभग यहां पड़ेगा। ये दोनों एक ही अक्षांश पे है, कितने पे? 20 डिग्री अक्षांश पे। लेकिन जो महाराष्ट्र वाला है वो 20 डिग्री पूर्व क्या कहते हैं उत्तरी अक्षांश पे होगा, और जो ब्राजील वाला है बेलो होरिजोंटो वो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे होगा। ये उसकी इंपॉर्टेंस बताइए, ठीक है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं, ये हमने देख ही लिया चित्र के 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर होते जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है, अक्षांशों का आकार घटता जाता है। चित्र 2.2 ये है, देखो ये विषुवत वृत्त है, ये सबसे बड़ा वृत्त होगा। ये जो है ये चीज वैसे मैंने आपको बता दी है लेकिन फिर भी किताब में है, ये सबसे बड़ा वृत्त होगा, ऐसे घूम के आया होगा। ये उससे छोटा होगा, लास्ट में आप देख रहे हो 80 डिग्री कितना छोटा हो गया, ये 60 डिग्री कितना बड़ा है इसके कंपैरिजन में। तो ऊपर जाते जाते जो अक्षांश वृत्त हैं वो छोटे होते चले जाते हैं और अंत में जाके जो 90 डिग्री अक्षांश होता है वो सिर्फ एक बिंदु मात्र होता है, वो सिर्फ एक बिंदु मात्र होता है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाओं को इन्होंने समांतर रेखाएं भी लिखा है। क्यों? क्योंकि ये इनका गैप जो है आपस में वो बराबर है। अभी हम देखेंगे कि देशांतर रेखाएं जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे देशांतर रेखाओं का गैप आपस में बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। अक्षांश या समांतर, समांतर शब्द ही बता रहा है कि दो अक्षांशों के बीच में गैप सब जगह समान होगा, ठीक है। चलो विषुवत वृत्त 0 डिग्री, ये 0 डिग्री जो देशांतर है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इस विषुवत वृत्त के बाद 23.5 डिग्री उत्तरी, देखिए ये ऊ लिखा हुआ है ना, यही ये बता रहे थे। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कर्क रेखा, इसको कहते हैं कर्क रेखा। इसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम कहते हैं मकर रेखा। सर इन रेखाओं की जरूरत क्यों पड़ी? इन रेखाओं की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब अभी हम समझेंगे कि पृथ्वी इस तरीके से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इस तरीके से चारों ओर घूमती है और उसका जो 23.5 डिग्री अक्षीय झुकाव है ना, उसका जो 23.5 डिग्री अक्षीय झुकाव है, उसके कारणवश
और पृथ्वी के घूर्णन के कारण से जो सन की लंबवत स्थिति है, लंबवत स्थिति का मतलब कैसा है, ऐसा वाला लाइट जो सन का प्राप्त होता है ऊपर की इमेज वाला, वो सिर्फ 23.5 डिग्री तक ही प्राप्त हो पाता है। उसके बाद सन का कैसा लाइट प्राप्त होता है, ऐसा तिरछा लाइट प्राप्त होता है। ठीक है, इसी के आधार पर हम इसके ताप कटिबंध डिसाइड करेंगे, अभी आगे देखते हैं। ठीक है, 4 ये इन्होंने वो दे दिए। ऐसे ही 66.5 डिग्री एक ऊपर है, एक 66.5 डिग्री ऊपर है, उसको कह रहे हैं उत्तरी ध्रुवव्रत। ऐसे ही 66.5 डिग्री दक्षिण में है, उसको दक्षिणी ध्रुवव्रत। अब आपको यहां एक चीज और समझनी है, वो है पृथ्वी के ताप कटिबंध। पृथ्वी के ताप कटिबंध, ताप कटिबंध यद्यपि पिछले वाले इमेज में ही दिए गए हैं, आप यहीं से समझ लीजिए कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच क्या है, सूर्य वर्ष में एक बार लंबवत अवश्य चमकता है। लंबवत चमकने का मतलब है कि वहां सन का इंटेंसिटी ज्यादा होगा, लाइट का। कैसे ज्यादा होगा, वो इस चित्र से आप बेहतर समझेंगे। देखो, सूरज की किरणें सीधी पड़ रही हैं, सीधी पड़ रही हैं, किरणें उतनी ही हैं, ऊष्मा उतनी ही है, लेकिन एरिया क्या है, एरिया छोटा है। अब मान लो लाइट में टॉर्च की दिखा रहा हूं और एक एरिया पे दिखा रहा हूं, तो वहां ज्यादा लाइट मिलेगी, ज्यादा ऊष्मा मिलेगी। यही अगर किरणें तिरछी हो जाएंगी, तो आप ये देख रहे हैं ये बड़े क्षेत्र पे आकर किरणें पड़ेंगी, तो क्या होगा, यहां गर्मी ज्यादा होगी। आप महसूस कर पा रहे हैं, मान लीजिए टॉर्च को आप अपने हाथ पे ऐसे लगातार, जो कोई ज्यादा क्या कहते हैं एनर्जी वाली टॉर्च हो, उसको दिखाओ तो हाथ गर्म हो जाएगा। और ऐसे हल्की टेढ़ी करके टॉर्च दिखाने लग जाओ, ऐसे करके टॉर्च दिखाने लग जाओ, तो वो ज्यादा हिस्से पे फैल जाएगा, उतनी तीव्रता से गर्माहट महसूस नहीं होगी। तो वही वाली चीज है। अब जहां ज्यादा गर्माहट महसूस हो रही है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है, जहां सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। ठीक है, तो वही है, इसको कहेंगे उष्ण कटिबंध। और इसी प्रकार अब कर्क रेखा से ऊपर की तरफ उत्तर ध्रुवव्रत तक तिरछी रेखाएं पड़ती हैं, जैसा नीचे वाली टॉर्च वाली लाइट दिखाई गई थी। तो वहां क्या रहता है, तापमान या ऊष्मा की जो मात्रा है इनके बीच की अपेक्षा कुछ कम रहती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। उसको हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध, मतलब ठंडा गर्म वहां दोनों रहता है। और उसके ऊपर वाले एरिया में सन की बहुत कम मात्रा पहुंच पाती है, जिस कारण वहां अक्सर ठंड का मौसम रहता है, इसलिए उस एरिया को हम कहते हैं शीत कटिबंध। कहां से कहां तक, 23.5 से 66.5 तक क्या होगा, शीतोष्ण कटिबंध, और 66.5 से 90 तक क्या होगा, शीत कटिबंध। ये दोनों गोलार्धों में ये चीज इसी प्रकार से सेम रहती है। यही यहां बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो यही बताने की कोशिश की गई है कौन कौन सा कटिबंध है। आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। इन कटिबंध को, इस डायग्राम को अपने दिमाग में सेट करके रखिएगा। ये डायग्राम अभी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते समय, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते समय, जलवायु विज्ञान में ये बहुत काम आने वाला है। यही डायग्राम आपकी सारी हवाएं चलाएगा, यही मानसून की उत्पत्ति में भी बहुत काम में आएगा। तो ये डायग्राम आपको पता होना, जानकारी होना इसके बारे में बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए ये आप पढ़ लीजिएगा। सेम जो मैंने समझाया है वही इन्होंने लिखा हुआ है। देशांतर क्या है, अब देखो मैंने अभी आपको बता दिया देशांतर क्या है, लंबी वाली रेखाएं हैं, लेकिन इनकी हमें जरूरत क्यों पड़ रही है। अक्षांश जब हमने बना दिए तो हमको देशांतर की जरूरत क्यों पड़ रही है। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि देशांतर ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, लॉन्गिट्यूड हैं, लॉन्ग लाइनें हैं। ठीक है, वो लेटी हुई थी अक्षांश, तो वो लेटीट्यूड थी, अक्षांश रेखाएं थी। देशांतर क्या है, किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की भी आवश्यकता होती है। क्यों होती है, बता रहे हैं। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है ना। अगर ये मान लीजिए ये मैं एक ग्लोब पृथ्वी बना दूं, तो ये विषुवत रेखा हो गई, ये 20 डिग्री लाइन मान लीजिए, इसको मान लेते हैं 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। अब आप देखो कि प्रशांत महासागर में कोई चीज है और हिंद महासागर में कोई चीज है, दोनों एक ही अक्षांश पे हैं। अब मैं क्या कहूंगा, 20 डिग्री, मॉरिशस भी 20 डिग्री अक्षांश पे है, और जो इन्होंने इसका नाम दिया है क्या कहते हैं प्रशांत महासागर वाला टोंगा द्वीप, वो भी 20 डिग्री अक्षांश पे है। अब 20 डिग्री अक्षांश पे कहां है, 20 डिग्री अक्षांश तो बहुत बड़ा है, तो उसको प्रॉपर उसकी लोकेशन के लिए हमने क्या कहा, हमने देशांतर रेखाएं बना ली। एक बीच में से देशांतर रेखा बनाई जिसको 0 डिग्री नाम दिया,
एक बीच में से देशांतर रेखा बनाई जिसको 0 डिग्री नाम दिया, और उसके बाद हमने क्या कहा, उसके बाद हमने और सारी रेखाएं बना दी। अब जो जैसे ये विषुवत रेखा इसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट रही थी, ऐसे ही ये 0 डिग्री देशांतर क्या करेगी, इधर वाले को पूर्वी गोलार्ध कहेंगे, इधर वाले को पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। तो अब क्या हो गया, अब क्लियर हो गया कि भाई साहब जो प्रशांत वाला टोंगा द्वीप है वो 20 डिग्री अक्षांश पे तो है, लेकिन वो कहां है, पश्चिमी गोलार्ध में है, और जो हिंद महासागर वाला मॉरिशस द्वीप है वो 20 डिग्री अक्षांश पे तो है, लेकिन कहां है, पूर्वी गोलार्ध में है, तो वो पूर्वी देशांतर पर रहेगा। ठीक है, यही इन्होंने इसमें बताया है। चलो कहते हैं उनके बीच की दूरी देशांतर के अंशों में मापा जाता है। क्या कहते हैं, एक मिनट देख लेते हैं। ठीक है, इस संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं, वही इन्होंने बताया है। ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। वही जैसे अंश में अक्षांश माप रहे थे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, ऐसे ही देशांतर नाप रहे हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। ठीक है, उनके बीच की दूरी को देशांतर अंशों में मापा जाता है, प्रत्येक अंश को मिनट तथा सेकंड में। अब जैसे ऐसा थोड़ी ना है कि 1 डिग्री देशांतर से कोई चीज 2 ही डिग्री देशांतर पे होगी, भाई बीच में काफी बड़ा गैप है, उस बीच में भी तो हो सकता है। उस बीच की लोकेशन अगर हमें किसी स्थान की बतानी हो प्रॉपर, तो हम अंश को, उसको क्या कहते हैं, देशांतर को, अंश को मिनट में डिवाइड कर लेते हैं। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसी प्रकार और मिनट से भी और किसी लोकेशन को हमें ट्रेस करना है तो मिनट का भी सब कैटेगरी सेकंड होता है। ठीक है, इसी प्रकार 1 मिनट में भी 60 सेकंड यहां होते हैं। ये अर्धवृत्त है एवं उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। किसकी बात ये कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो हैं, ये देशांतर रेखाएं सर जो हैं, इनके बीच की दूरी ध्रुवों पर जाने पर घटती जाती है। आप इस चित्र से भी देख सकते हैं। किस चित्र से, इस चित्र से। ये देखो एक मिनट देशांतर के बीच की दूरी घटती जाती है, जैसे आपको दिखाया है, इस चित्र में दिखाया है ना, इस चित्र में दिखाया गया है कैसे घटती जाती है। ये देखो, ये देशांतर है, ये 0 डिग्री रेखा है, ये विषुवत रेखा है मेरी, ये क्या है, ये विषुवत रेखा है। अब देखो विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी कितनी ज्यादा है, और ऊपर जाते जाते दूरी कितनी हो गई, बिल्कुल 0 हो गई। ऐसे यहां देखो विषुवत रेखा पर दूरी कितनी मैक्सिमम है, और ऊपर जाते जाते दूरी कम हो गई। यही बात ये कह रहे हैं कि इनकी दूरी जो है क्या, अर्धवृत्त है, तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर क्या होती रहती है, घटती रहती है। ये पॉइंट याद रखने वाला है, एवं ध्रुवों पर जाकर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। जबकि अक्षांश हमने क्या देखा, अक्षांश हमारी समांतर रेखाएं थी, उनके बीच की दूरी विषुवत रेखा से लेकर ध्रुवों तक लगभग समान होती है। ठीक है, लगभग शब्द मैं क्यों यूज कर रहा हूं, अभी आपको बाद में कारण पता चल जाएगा। तो इनके, अब मैं आपसे 2 स्टेटमेंट बनाता हूं। पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर देशांतर के बीच की दूरी समान होती है। क्या ये सही है, नहीं। क्यों, क्योंकि देशांतर के बीच की दूरी अधिकतम कहां होती है, विषुवत रेखा पर होती है, और न्यूनतम या लगभग 0 कहां होती है, ध्रुवों पर होती है। और अधिकतम कितनी होती है, अधिकतम 2 देशांतरों के बीच की दूरी जो विषुवत रेखा पर होती है लगभग 111.71 किलोमीटर होती है। जबकि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सब जगह समान होती है, और वो लगभग 111.3 किलोमीटर होती है, 2 डिग्री 2 अक्षांशों के बीच की दूरी। ठीक है, अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई समान होती है। अब इनमें क्या है, इनकी लंबाई समान है। कैसे समान है, देखो ये देशांतर आपको दिख रही है, एक ये 0 डिग्री देशांतर है ना। एक मिनट, इसको मिटा देते हैं, अब आप आसानी से देख पाएंगे। ये क्या है, ये 0 डिग्री देशांतर है, ये वाली रेखा है ना, ये 30 डिग्री पूर्वी देखी, लेकिन इनकी लंबाई समान है। क्यों समान है, क्योंकि ये ग्लोब पे इस तरीके से आकृति है। अब मैं कोई लाइन यहां से ऐसे करके ड्रॉ कर दूं, यहां से ऐसे करके ड्रॉ कर दूं, तो उनकी लंबाई समान होगी। जबकि अक्षांशों में क्या है, जो बीच वाली लाइन है उसकी लंबाई सबसे ज्यादा होगी, ऊपर जाते जाते गोला छोटा होता जाएगा, यहां आके बिंदु हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या है, आपको अक्षांश देशांतर में डिफरेंस पूछ ले तो अक्षांश देशांतर में डिफरेंस है कि जहां देशांतर रेखाओं की लंबाई, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, वहीं अक्षांश रेखाओं या अक्षांश वृत्तों की लंबाई ध्रुवों की ओर जाते हुए घटती जाती है। एक अंतर।
दूसरा अंतर, जहां देशांतरों के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर न्यूनतम या 0 होती है, जबकि अक्षांशों के मध्य की दूरी सभी स्थान पर बराबर रहती है। ठीक है, यह चीज हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब देखो, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तभी अब देखो, अब क्या हुआ सर, जब सब जगह बराबर है तो हमने फिर 0 डिग्री, ये आपको शायद यहां इस जगह ये इंग्लैंड से होती हुई 0 डिग्री, ग्रीनिच वेधशाला से होती हुई 0 डिग्री खींची है। भाई जब मैं यहां से खींच सकता था लाइन, वो भी क्या कहते हैं 0 डिग्री बराबर हो सकता था, 2 गोलार्ध हो सकते थे, यहां से खींच सकते, तब फिर सर इंग्लैंड होकर क्यों खींची? देखो, ये जब निर्धारण हुआ था तो 1884-85 के आसपास की बात है, और ये इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्रांति के बाद की घटना है, जिस समय इंग्लैंड का वर्चस्व लगभग संपूर्ण विश्व पर ठीक ठाक था। तो भाई जो वर्चस्वशाली होगा, जिसके यहाँ मीटिंग होगी, कहते हैं ना, जिस चौधरी की बैठक में, जिस चौधरी के यहाँ बैठक लगेगी तो उसकी मुखिया की बात तो माननी पड़ेगी सबको। तो ये चौधरी साहब थे, ये मतलब मोहल्ले के दमदार व्यक्ति थे, मोहल्ला मतलब विश्व के, इनके यहाँ इस प्रकार की एक बैठक हुई, इस प्रकार की चीजें रखी गई, इन्होंने जो कहा उसको मान लिया गया, और मतलब अपना इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए संभवतः ऐसा रहा होगा, ऐसा कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। तो ये इंग्लैंड के पास से होती हुई 0 डिग्री देशांतर को हमने क्या मान लिया? प्रमुख 0 डिग्री देशांतर या प्रमुख यामी उत्तर इसको बोलते हैं, मान लिया। तब ये कह रहे हैं, तभी सब देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, ठीक है, ग्रीनिच जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है से गुजरने वाले यामोत्तर के पूर्व और पश्चिम की गिनती शुरू की जाए, और इसे प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। देखो, यहां से हमने गिनती शुरू की, ये इंग्लैंड के पास से, संभवतः शायद आपको चमक रहा हो, वरना आप अपने मैप में देख सकते हैं, ये 0 डिग्री रेखा हमने खींची और 0 डिग्री से फिर पूरा पश्चिम किया। ठीक है, फिर पूरा पश्चिम किया, इसके वेस्ट साइड वाले वेस्ट रहे और इसके ईस्ट साइड वाली कंट्री ईस्ट रही। ठीक है, उनको ईस्ट देशांतर माना गया। ठीक है, अब क्या होगा? देखो, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री देशांतर जब मैंने खींच दिया, ठीक है, तो अब इसके पश्चिम की तरफ जब मैं चला तो पश्चिम की तरफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, और इस तरीके से पीछे घूमती हुई 180 डिग्री आई, 180 डिग्री आई। उसी तरीके से पश्चिमी के साथ पूर्वी देशांतर जब मैंने खींचने शुरू किए तो वो भी घूम के 180 डिग्री एक ही जगह आया। मतलब ये जो ब्लैक वाली लाइन आपको दिख रही है 180 डिग्री देशांतर, ये 180 डिग्री देशांतर पूर्वी और पश्चिमी एक ही है, क्योंकि 0 डिग्री के बाद घूम के जब हमने घुमा के 0 डिग्री से पश्चिम में और पूरब में जब घुमा के शुरू किए तो वो एक ही देशांतर 180 डिग्री आया। ठीक है, फिर पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में डिवाइड करते हैं। मतलब 0 डिग्री देशांतर मैंने ये आगे खींची, इस 0 डिग्री देशांतर के बाद इधर की और इधर की पूर्व और पश्चिम मिला के जब घुमा के आया तो क्या हुआ, ये आके बैठा 180 डिग्री देशांतर, और ये रहा 0 डिग्री। तो 0 डिग्री और 180 देशांतर मिलके एक गोला बनाते हैं जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, अब इसलिए किसी भी स्थान के देशांतर के आगे क्या लिखा होगा? या तो पश्चिमी लिखा होगा या पूर्वी लिखा होगा, या तो पश्चिमी लिखा होगा या पूर्वी लिखा होगा। ठीक है, अब क्या है, ये उसी की तरह है जैसे अक्षांश के साथ या तो उत्तर होगा, अक्षांश या तो उत्तरी हो सकता है या दक्षिणी हो सकता है। इसी प्रकार देशांतर या तो पूर्वी हो सकता है या पश्चिमी हो सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्यों है ये आप समझ चुके हैं। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखें। ग्रिड इन्होंने इस जाल को, ये जो जाल दिख रहा है ना आपको अक्षांश देशांतर का, इसको इन्होंने ग्रिड नाम दे दिया है। तो ये कह रहे हैं इस ग्रिड को देखिए, और अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश की जानकारी चाहिए हो तो आप क्या कर सकते हैं, उस स्थान को अक्षांश देशांतर की सही जानकारी से आप उस स्थान का आसानी से पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट क्या है, ये 20 डिग्री अक्षांश पे है। कौन सा अक्षांश है? 20 डिग्री विषुवत रेखा के, ये विषुवत रेखा के उत्तर में है, तो ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, मान लो ये वाला बिंदु। और ये देशांतर कौन सा आ रहा है? ये देशांतर आ रहा है लगभग 30 और 60 के बीच का, मतलब 45 डिग्री, ये पूर्वी देशांतर है। तो ये वाला बिंदु कहां हो गया? 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर यह बिंदु हो गया। इस तरीके से हम किसी भी स्थान विशेष की, अब तक जो हम ये गोला पे सोच रहे थे कि कोई भी स्थान कहां होगा,
तो हमने अक्षांश देशांतर के द्वारा उस स्थान विशेष की स्थिति को ज्ञात कर लिया। मान लीजिए ये पॉइंट मैं पूछूं कहां है, तो यहां से मैं देखूंगा कौन सा अक्षांश जा रहा है और इस तरीके से देखूंगा कौन सा देशांतर जा रहा है। जो जा रहा होगा वही इस पॉइंट का एग्जैक्ट मान होगा। ठीक है, पृथ्वी पे वही इस पॉइंट का एग्जैक्ट मान होगा। ठीक है, ठीक है, ये वही बात कह रहे हैं। ठीक है, सही स्थान का हम पता लगा सकते हैं। अब देखो ये एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, ध्रुवी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो हमने आपको एक देके बताया इसको समझने के लिए। फिर उन्होंने एक प्रैक्टिस कराई है कि इसको समझने के लिए आप कुछ लाइंस बना सकते हैं, ये बच्चों को समझाने के लिए, क्योंकि 6 क्लास का एनसीईआरटी है तो उसी तरीके से ट्रीट किया गया है। इसको हम अभी बाद में समझेंगे, सबसे लास्ट में इसको समझेंगे। ठीक है, आगे आ जाइए। देशांतर और समय, देशांतर और समय का क्या कॉन्सेप्ट है ये हम एक अलग से समझ लेते हैं एक स्लाइड में। देखो जैसा मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी, आपको भी पता है कि पृथ्वी हमारी एक पूरा राउंड, जैसे पृथ्वी, अब देखो इसमें मैं आपको बता पाऊं, मान लो मैं सन हूं तो पृथ्वी हमारी कैसे घूम रही है, एक तो ये पश्चिम से पूरब, मतलब इस तरीके से घूम रही है। तो एक तो ये अपना इस तरीके का राउंड ले रही है और एक मेरे चारों तरफ घूम रही है। आप समझ पा रहे हैं, मेरे मतलब सन के, मतलब इस तरीके से एक तो ये घूम रही है पश्चिम से पूरब और ये मेरे चारों तरफ भी घूम रही है ना, ये 2 तरीके से घूम रही है। तो इसको ऐसे एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर से मतलब है कि मान लीजिए सन के सामने अगर अभी अफ्रीका महाद्वीप है तो दोबारा सन के सामने अफ्रीका महाद्वीप आने में, इसको पूरा एक चक्कर करने में कितना टाइम लगता है, 24 घंटे का समय लगता है। इसका मतलब यह है, अब 24 घंटे में 24 आवर में ये कितना घूम रही है, 360 डिग्री। भाई एक गोले में 360 डिग्री होते हैं, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, 1 घंटे में कितना घूमेगी, बराबर 360 बटे 24 यानी 15। इसको डिवाइड करेंगे तो 15 डिग्री, मतलब 1 आवर में ये कितना घूम रही है, 15 डिग्री। जब 1 आवर को मैं 60 मिनट भी लिख सकता हूं, 1 आवर को मैं 60 मिनट भी लिख सकता हूं, 60 मिनट में कितना घूम रही है, 15 डिग्री, है ना। तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, 60 बटे 15, 60 बटे 15, मतलब 1 डिग्री में जब ये घूमेगी तो कितना डिफरेंस होगा, 4 मिनट का डिफरेंस होगा। ठीक है, 15 चौका 60, 4, मतलब 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस होगा। जैसे मान लीजिए किसी 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर यदि 10:04 हो रहे हैं तो 11 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 10:08 हो रहे होंगे। इसका सिंपल सा मतलब यह है, आपको ज्यादा समझ में ना आया हो, गणित से डर लगता हो, भय लगता हो, ठीक है, गणित के मारे बहुत सारे लोगों की क्या होती है, अरे भैया मैथमेटिक्स हमसे नहीं होगा, तो कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 2 डेटा याद रखिए कि 1 घंटे का डिफरेंस कितना होगा, 15 डिग्री देशांतर में, और 1 डिग्री देशांतर में कितना गैप होगा, 4 मिनट का गैप होगा। इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो ठीक है। चलिए, देशांतर और समय, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होते हैं, अतः स्वाभाविक ही है कि पूरे विश्व में समय का निर्धारण का सबसे अच्छा साधन यही है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई के लगाया जा सकता है। देखो अब 2 टाइप के समय, स्थानीय समय मतलब सन की परछाई जब न्यूनतम होगी, सन की परछाई, सन की रोशनी पड़ के किसी व्यक्ति की परछाई जब न्यूनतम होगी, मतलब वो सबसे ऊपर है, सन ऊपर है। अब मान लीजिए सन मेरे इधर हो तो मेरी पूरी परछाई इधर जाएगी, बड़ी परछाई बनेगी। अब उदय होकर ऊपर आया, ऊपर आने से क्या हुआ, ऊपर आएगा तो परछाई बहुत कम हो जाएगी, और फिर जब अस्त हो रहा होगा तो इधर होगा तो परछाई मेरी इधर बनेगी, वो भी बड़ी परछाई बने। मतलब जब न्यूनतम परछाई बने तब वो क्या होगा, टीक दोपहरी का समय होगा, और जब न्यूनतम और अधिकतम परछाई बनेगी तो वो सुबह या शाम का वक्त होगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं स्थानीय समय। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं स्थानीय समय। ठीक है, लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी, सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ये चीज हमने देख ली। अब देखिए, ग्रीनिच पर प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे उच्च बिंदु पर होगा उस याम्योत्तर के सभी स्थानों पर दोपहर होगी, ये कह रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, जो देशांतर अभी हमने देखा था कि इंग्लैंड के पास से निकलने वाले देशांतर को इन्होंने 0 डिग्री देशांतर माना। ठीक है, उसको ही अब स्थानीय समय तो सब जगह का अलग अलग होगा। स्थानीय समय कैसे अलग होगा, मान लीजिए अभी आप जो देख रहे हैं, आप खुद को मानिए सूरज, ठीक, खुद को सूरज मान लीजिए। अब आपके सामने ग्लोब का ये हिस्सा है, आपका प्रकाश इस हिस्से पे तो पड़ेगा, ये मेरी तरफ वाला जो हिस्सा है ये तो अंधेरे में रहा, तो यहां का स्थानीय समय क्या हुआ, रात हुई।
स्थानीय समय मतलब सूरज के हिसाब से जो समय हो रहा है वो। तो स्थानीय समय यहाँ का रात हुआ, यहाँ का स्थानीय समय दिन हो गया। लेकिन हमको एक मानक समय मान के चलना है, तो हमने क्या माना, हमने इसको मानक समय मान लिया कि भाई साहब इसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। इसके बाद सारे देश अपना अपना अलग अलग मानक समय मान रहे हैं, वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। जैसे जैसे ये ऐसे घूमेगा आपकी तरफ, जैसे जैसे जो हिस्सा आता जाएगा, आप सूरज हैं, जैसे जैसे इसको चमकाएंगे वो हिस्सा चमकता जाएगा। मतलब पृथ्वी के किसी एक भाग पर, मतलब आधे हिस्से पर दिन रहता है और आधे हिस्से पर रात रहती है। जो हिस्सा मेरी तरफ है वो अंधेरा महसूस कर रहा है, वो रात महसूस कर रहा है, ठीक है। ये चीज है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, अब ये तो समझ में आ गया होगा ना पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर कैसे लगाती है। देखो ये ग्लोब है, इसको मैं ऐसे भी घुमा सकता हूं और ऐसे भी घुमा सकता हूं। तो पश्चिम से पूरब घुमाने का मतलब है ऐसे, ना कि इस तरीके से। कैसे? ऐसे करके मैं घुमा रहा हूं, ये पश्चिम से पूरब पृथ्वी घूम रही है, ठीक है। ये पश्चिम से पूरब पृथ्वी घूम रही है। चलो, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, तब वे सभी स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में हैं, उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा। यह भी कॉन्सेप्चुअल चीज है, इसको भी अभी हम ग्लोब की हेल्प से समझेंगे, ठीक है। ये लाइन आपको समझा रहा हूं, देखो ये लाइन आपको समझा रहा हूं ग्लोब की। अब तो डिजिटल जमाना है, ग्लोब आपके सामने है, मैं आपको समझा रहा हूं। हम लोग जब पढ़ते थे तो बड़ा मुश्किल से ये बात समझ में आई थी कि अरे यार ये है क्या। देखो पूरब में कैसे चीजें पहले हो रही हैं। मान लीजिए ये आपके सामने है, ये आपके सामने है, क्या कहते हैं, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो। अब इसके जो पूर्व में देश हैं, इसके जो पूर्व में देश हैं, उन पे क्या होगा, उन पे लाइट पहले पड़ चुकी है। मतलब अब जैसे मान लीजिए ये अब मेरी तरफ आ गया। अब मेरी इसके बाद जो इसके पूरब में देश हैं, ये वाले देश हैं ना, ऐसे वाले देश पूरब में हैं। अब सन इनके सामने है, मतलब इससे पहले ही यहां सन आ गया। आप सन हैं, आप सबसे पहले इन पूरब वाले एरियाओं पे चमक रहे हैं। उसके बाद आपके पास ऐसे करके ये आपके सामने आया, मतलब क्या हुआ, यहां आया। और इसके ये चीजें पश्चिम में हैं। ये वाला जो हिस्सा है जहां मेरा हाथ रखा हुआ है, ये चीजें इस ग्रीनिच लाइन के, ये आपके सामने जो दिख रही है इस समय, ये ग्रीनिच वाली रेखा है ना, ग्रीनिच वाली कंट्री है, ये पश्चिम में है। इन तक आते आते समय लगा, मतलब यहां सूर्योदय बाद में हुआ। तो मतलब यहां का जो स्थानीय समय है, जो पश्चिम का स्थानीय समय है इस ग्रीनिच के, वो बाद का है, और पूरब का जो स्थानीय समय है वो पहले का है। तो इसी हिसाब से अब पहले बात डिसाइड कैसे करेंगे। अभी हमने देखा कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। तो पूरब जो ग्रीनिच रेखा के जितने डिग्री पूरब में होता चला जाएगा, उतना आगे होता चला जाएगा। मान लो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर है, कहां से है, ग्रीनिच से। हम समझ चुके हैं कि पूर्वी देशांतर पर जो कंट्रियां हैं वहां समय आगे होगा। तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। मतलब यदि सुबह के 6 बज रहे होंगे ग्रीनिच रेखा पर, तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बज रहा होगा, सुबह का 7 बज रहा होगा। इसी प्रकार यदि सुबह के 6 बज रहे होंगे 0 डिग्री देशांतर पर, तो 15 डिग्री पश्चिमी, जिस पर ऐसे वाला पश्चिमी, जिस पर बाद में प्रकाश आना है, तो वहां कितना बज रहा होगा, सुबह का 5 बज रहा होगा। वो 1 घंटा पहले का समय वहां होगा, जबकि पूर्वी देशांतर पर 1 घंटा बाद का समय का होगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। यही कहानी इन्होंने इसमें सब बना के दी है, आप इसको पढ़ सकते हैं, जो मैंने आपको समझा दिया है। क्योंकि आपका भी समय इंपॉर्टेंट है, मेरा भी समय इंपॉर्टेंट है। तो 2-3 बार चीजें नहीं पढ़ते हैं। मुझे पता है कि इसमें क्या चीजें समझाने वाली हैं, वो मैं आपको समझाता हुआ चल रहा हूं। आप इसको रीडिंग मारते चलिएगा, ठीक है। पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा, हम अभी समझ चुके हैं। वहां सुबह के 11 बज रहे होंगे। देखो बहुत ज्यादा दिमाग पर लोड देने की जरूरत नहीं है। हमारे एक गुरुजी कहा करते थे, जब कोई चीज समझ रहे हो, समझ में ना आ रही हो, तो उसको उस समय के लिए छोड़ दो। क्यों? क्योंकि दिमाग का सिस्टम उस सॉफ्टवेयर के लिए हैंग हो चुका है। तो अगर समझ में ना आ रहा हो तो अभी छोड़ दो, दोबारा समझ लेना वीडियो देख के। अगर समझने का मन ही ना हो, सिंपल याद रख लो कि पूरब वाले देशांतर जो हैं उनका समय आगे होता है। कितना आगे होता है? 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। उसी हिसाब से एडजस्ट कर लो, पश्चिम वालों का पीछे होगा। सिंपल कहानी। जहां या चीजें समझ में ना आ रही हो, वहां रट के काम चला लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जिस परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनमें से अधिकतर एमसीक्यू बेस हैं, और एमसीक्यू में कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए बेशक, लेकिन अगर आपको कोई चीज समझ में ही नहीं आ रही है तो आपका काम फैक्ट रट के भी चल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चल जाएगा, मैं कह रहा हूं चल सकता है।
बेहतर होगा कि आप कॉन्सेप्ट समझते चलें। ठीक है, तो वही बात ये कह रहे हैं, पश्चिम वाला है तो वहां 11 बज रहे होंगे, ग्रीनिश पे 12 होंगे, और वही सब बातें हैं। ठीक है, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में 12 बजते हैं। मैंने आपको बता ही दिया था कि जब उच्चतम बिंदु मतलब परछाई मेरी न्यूनतम होगी तब वो दोपहर के 12 बजे का समय होगा। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतर यामी उत्तर पर भी सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अब जब सर सब बात सही है, सब सूरज के हिसाब से समय निकल रहा है, तो हम मानक समय मानने की हमें जरूरत क्या पड़ गई? हमको जब सब कुछ सन के हिसाब से हम टाइम माप रहे हैं तो हम मानक समय मानने की जरूरत क्या पड़ गई? मानक समय हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि बहुत सारे देशों का विस्तार काफी बड़े बड़े देशांतरीय स्थिति में होता है, और रशिया जैसा देश है उसके देशांतरीय विस्तार लगभग 90 डिग्री का है। 90 डिग्री देशांतरीय विस्तार का अर्थ आप समझ पा रहे हैं? 90 डिग्री का मतलब हो गया, 90 भी क्यों, ज्यादा है, लगभग 150 डिग्री, जहां तक मैं सही हूं अगर, तो रशिया का विस्तार 150 डिग्री अक्षांश तक है। मतलब 150 डिग्री का डिफरेंस, मतलब एक स्थान पर सुबह के 10 बज रहे होंगे तो दूसरे स्थान पर रात के 8 बज रहे होंगे सूर्य के हिसाब से। तो उसको एक समय लाने के लिए, उसको यूनिफाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मानक समय मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे भारत में भी, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है लगभग 30 डिग्री है। मतलब सूर्य के हिसाब वाला जो समय होगा, स्थानीय समय, उसमें 2 घंटे का गैप होगा। अगर पूर्व में कौन है? अगर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सुबह 4 बजे सूरज दिख रहा है उगता हुआ, तो वही गुजरात में 6 बजे दिखेगा। अब वो तो समय का बहुत डिफरेंस हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया? एक मानक समय मान लिया। और मानक समय किसको मान लेते हैं? जो भी लगभग किसी भी देश के मध्य से होकर गुजरती हुई रेखा है उसको हम मानक समय रेखा मान लेते हैं, उसको मानक यामी उत्तर मान लेते हैं। तो हमारे यहां भी 82.5 डिग्री पूरब को हमने क्या माना है? मानक। अब आप लोग बताइए, 82.5 डिग्री पूरब है, ठीक है, और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का डिफरेंस है। अब चूंकि हम पूरब में हैं, चूंकि भारत की स्थिति पूरब में है, इसलिए पूरब क्या होगा? आगे होगा। पूरब वाले देश आगे हैं, है ना, ग्रीनिश समय से आगे हैं। मतलब 82.5 डिग्री ग्रीनिश से आगे होगा। कितना आगे होगा? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट था, 82.5 बराबर 82.5 इंटू 4 करेंगे तो कितना मिनट हो जाएगा? 8 दूनी 16, 165 और 200, ये हो जाएगा 82.5, 1 मिनट, 82.5 गुणा 4 मिनट अगर मैं करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 70, 7 चौक 28 और 12 चौक 12.5 चौक 25 दूनी 50, यानी लगभग इसको हम कर लेते हैं, ऐसे कर लीजिए या सिंपल कर लेते हैं। 4 0 20, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0, हासिल लगा 1, 4 और 8 चौक 32 और 1 33, ठीक है। ये 330 मिनट हम वहां से आगे हो गए। 330 मिनट हम वहां से आगे हो गए। इसका मतलब क्या हो गया? 330 मिनट मतलब 6 पंजे 30, 5 घंटा 30 मिनट। हमारा समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय 0 डिग्री देशांतर से 330 मिनट या 5.5 घंटा आगे होगा। क्यों? क्योंकि हम पूर्वी देशांतर पर हैं, ठीक है। तो हमने इसको मान लिया है, यही कहानी है इसमें बता रहे हैं। आपको याद क्या रखना है? ग्रीनिश से हमारा समय कितना आगे है? 5.5 घंटा। हमारा मानक समय यामी उत्तर कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये 2 पॉइंट्स आपको इसमें याद रखने हैं। अगली स्लाइड पे वही बता रहे हैं कि कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने आलोक मित्र से कहता है कि आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। क्यों नहीं सो पाएंगे? भाई साहब को मैच देखना है। मैच क्यों देखना है? मैच शुरू हो रहा है इंग्लैंड में दोपहर के 2 बजे। अब हम इंग्लैंड या ग्रीनिच जो हमने अभी बताया था वहां से कितना आगे हैं? हमें 5.5 घंटा आगे। तो हमारे यहां मैच कितने बजे शुरू होगा? शाम को 7:30 बजे शुरू होगा। अब जब हमारे यहां मैच 7:30 बजे शुरू होगा तो ये कबीर भाई कहां सो पाएंगे? वनडे मैच है, रात में चलेगा 2-3 बजे तक। तो कह रहा है कि आज मैच देखेंगे, हम सोएंगे नहीं, ठीक है। तो यही बात ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा क्योंकि हम 5.5 घंटा उनसे आगे हैं, ठीक है। 7:30 बजे शुरू होगा और देर रात्रि तक क्या होगा? समाप्त होगा, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच के समय में क्या अंतर है? हम जान रहे हैं, 5.5 घंटे का अंतर है। भारत ग्रीनिच से 82.5 डिग्री पूर्व में है, वही कहानी है बता रहे हैं, 5.5 घंटा आगे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां
जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। जैसे रशिया, उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी पर एक एक घंटे वाली 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है और एक घंटे में कितने हैं? 15 देशांतर। देखो अब वो जो वाला मैप था ना, एक पूरे वर्ल्ड वाला मैप था, उसको हम एक बार समझ लेते हैं। ये देखो रशिया का विस्तार कहां से लेकर कहां तक है? ये लगभग 15 डिग्री से नहीं तो 30 डिग्री से भाई साहब शुरू होकर और कहां तक जा रहे हैं? लास्ट तक जा रहे हैं। लगभग 150 डिग्री विस्तार है। तो इन्होंने क्या किया है, एक ज्यादा जो है अपने यहां वो मान ली है मानक समय, क्योंकि एक ही अगर मानक समय मानते तो वो बीच वाला मानते, उसमें भी इतना डिफरेंस हो जाता कि एक जगह तो सूरज निकल रहा होता और एक जगह सूरज बिल्कुल दोपहरी में होता। तो पता चला कि सुबह के 6 बजे कहीं तो सूरज निकल रहा है, कहीं सुबह के 6 बजे दोपहर हो रही है और कहीं सुबह के 6 बजे ही अगर एक ही समय होता तो शाम हो रही है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि ज्यादा उसमें डिवाइड कर लिया है मानक समयों में और उसके हिसाब से इसको बांटते हैं। यहां मैं आपको एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं क्योंकि चैप्टर लगभग क्या समाप्ति हो चुका है, सारी स्लाइड हमने कवर कर ली है। तो यहां मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़ के जाता हूं कि यह बताइए पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मानक समय किस देश के पास है? और जब आप ये फैक्ट सर्च करेंगे तो आपको जान के आश्चर्य होगा, क्योंकि एक बहुत छोटा सा देश है, मतलब मैप पे बहुत छोटा सा देश है और उसके पास इतने ज्यादा मानक समय क्यों है? आप इस चीज को पढ़िए, समझिए और यहां कमेंट में अपने साथियों के साथ भी साझा कीजिए। जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा कोशिश करेंगे कि उस कमेंट को पिन करवा दिया जाए ताकि सब लोगों की समझ में वो बात आ सके। और मैं चैप्टर 3 शुरू होने से पहले आपको उसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। तो इसी के साथ आज की अपनी कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको चीजें अच्छे से समझ में आया हो, इस ग्लोब की सहायता से मैंने आपको पृथ्वी का घूमना और बहुत सारी चीजें अच्छे से समझा पाया हूं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ चीजें शेयर कीजिए कि एनसीईआरटी को इस तरीके से भी पढ़ा जा सकता है। और हमारे एग्जाम, इस डिकोड एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आपका लाइक हमको मोटिवेशन देता है, तो हम इसी तरीके से आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहें। इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।